के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मोहतरम जनाब सरदार जवेद इकबाल साहब। तो आज हम सियासी गपशप में इनसे पूछेंगे कि मौजूदा पाकिस्तान के हालात हाज़रात पर सियासी सरगर्मी कैसी रही। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत कभी ऊपर कभी नीचे जिस तरह एक बिज़नेस के हवाले से चलती आ रही है, और ये देखा जाए कि बहुत गहमा गहमी, गर्मी सर्दी, जूते कहीं ना कहीं पड़ रहे हैं, और कहीं वज़ीर आज़म की सीट नीचे जा रही है, कहीं ऊपर जा रही है। तो इसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे जनाब सरदार जवेद इकबाल साहब के साथ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल में, अपने प्रोग्राम में। तो मेरा ये पहला सवाल है कि आपने भी टॉक शो देखे हैं, मुख्तलिफ चैनलों पर आपने जो है वो टॉक शो सुने भी होंगे, ख़बरें भी आपके पास मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि जो बताया जा रहा है मुख्तलिफ चैनलों पर और सोशल मीडिया पर, ये भी ख़बर वायरल की जा रही है कि जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने 178 वोट जो है वो अपने एतमाद में लिए, जबकि अपोजिशन कह रही है कि वो तकरीबन अरकान जो थे वहाँ पर इतने मौजूद ही नहीं थे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या रोशनी है, इस पर क्या डालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या साराइयाँ जो है ना, वो हर दौर में हर जगह और अपने अपने तजिए और अपने अपने जहन के मुताबिक हर कोई बात करता है, जबकि इसमें एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वहाँ पर जितना स्टाफ होता है वो सब का सब जो है वो इस काम में इन्वॉल्व होता है, वो गिनती भी करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ पे वो भी बैठा होता है। इस तरह स्टाफ भी जो है वो असम्बली का बैठा होता है, जो कि रहनुमाई कर रहे होते हैं स्पीकर की, क्योंकि स्पीकर के कहने पे उन्होंने गिनती भी करनी है, उन्होंने सब कुछ काम करने हैं जो कि उन्हें स्पीकर की हाजात होती हैं। बिलफर्ज अब जब गिनती करने का टाइम हुआ है तो वहाँ पे बाकायदा स्टाफ होता है जो कि गिनती करता है, क्योंकि स्पीकर ने तो ख़ुद कुछ नहीं करना कि वो अपनी मर्ज़ी से करके और कह दे कि जी भाई इतने हैं इतने नहीं हैं। आपको मालूम है कि 181 मेंबर जो हैं वो इनके इंक्लूड इनके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ 181 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से कोई 2-3 मेंबर जो हैं इनके उस टाइम वो नहीं मौजूद थे। 3 मेंबर तकरीबन कि अगर वो 3 मेंबर होते, बिलफर्ज कोई, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन से थे, और जिसमें एक स्पीकर का भी वोट होता है इस टाइम, क्योंकि स्पीकर का इसलिए वोट नहीं यूज़ किया गया क्योंकि वन साइडेड ही फैसला हो गया था। स्पीकर का वोट उस टाइम इंक्लूड किया जाता है जब टाई हो जाए। अगर टाई हो जाए तो वहाँ पे फिर स्पीकर को कहा जाता है कि आप अपना वोट दें ताकि एक साइड पलड़ा जो है वो हो जाए। तो आपके अच्छा सॉरी, मैं आपके कहने का मकसद ये है कि टोटल 181 मेंबर हैं, जो जिसमें से जो है कि 3 मेंबर जो है वो गैर हाज़िर हो गए अपोजिशन के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि 100% जो जितने भी हैं कौमी असम्बली के मेंबरान, उन्होंने सभी ने वोट डाली है। तो इस तरीके से तो 178 वोट हुए। आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक़्त 176 वोट पड़े थे। तो अब जबकि वो उन्होंने एतमाद में लिया अपनी पूरी अरकान मेंबर को, तो अब वो 178 जो है वो वोट उनको पड़े। तो इसका मतलब ये है कि क्या आपकी राय में अभी जो पहले वाली जो हुकूमत है, तो तकरीबन 3 साल उन्होंने हुकूमत कर चुके हैं, और अब वाली जो, जबकि अब नई समझ लीजिएगा कि मेंबरान अरकान ने उनको 178 वोट डाले हैं, तो क्या आया कि आपकी राय इसमें क्या है कि पहली वाली हुकूमत ठीक थी या अब वाली हुकूमत ठीक है, कि अब वो क्या हिकमत अमली जो है वो करेंगे वज़ीर आज़म साहब? देखिए, हुकूमत तो जो है वो पहले भी यही थी और अब भी यही है, सिर्फ अब इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले वो अपने आप को कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर समझ रहे थे, और जिसकी वजह से उन्हें जो है वो काफ़ी मुश्किलात थी, जिसमें से
ایک سر دست جو ہے وہ آپ سینٹ اسمبلی جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، جس میں انہیں قانون پہ جو بھی بل لاتے تھے اور وہ اس کو یا ریجیکٹ کر دیتے تھے یا اسے وہ کسی نہ کسی طرح فیل کر دیتے تھے تاکہ قانون سازی جو ہے وہ تیزی سے نہ بڑھ سکے۔ یہ گورنمنٹ کی اپنی کمزوری تھی کیونکہ ان کے پاس اتنے ممبر نہیں تھے کہ وہ میجارٹی سے اس کو پاس کروا سکتے۔ اور رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ بھئی یہ پہلے 176 تھے اور اب 178 کیوں ہو گئے، یا اس میں تضاد کیوں ہے، یا یہ کیوں ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ پہلے جو ہے وہ واقعی 176 تھے، لیکن اب اس دفعہ 2 آزاد ممبر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں اور ان 2 نے مزید ووٹ دے دیا ہے، تو اس طرح یہ 2 ووٹ زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی پہلے کی نسبتاً 2 ووٹ زیادہ ہی پڑے ہیں، چاہے وہ آزاد کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، لیکن پڑے تو ہیں۔ گنتی تو ہمیشہ جتنی بڑھتی جائے گی اس میں وہ کامیابی اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اب رہ گئی عمران خان کو اب پتہ ہے کہ میں پہلے جو پہلا سیشن آپ کہہ لیں کہ اس میں وہ کمزور اس طرح تھا کہ وہ ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ میں اگر کسی کو آؤٹ کرتا ہوں یا بل لاتا ہوں تو وہ نہیں پاس ہوتا، کیونکہ سینٹ میں بھی ان کو اکثریت نہیں تھی۔ اب سینٹ میں کیونکہ اکثریت ہونے کی وجہ سے انہیں اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس بل جو ہے وہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا اور جب قومی اسمبلی میں آئے گا تو وہاں پہ بھی بل پاس ہو جائے گا۔ ان کے لیے اب کافی آسانیاں بلنگ میں، یہ اپنے بل جو ہے وہ پاس کروا سکتے ہیں، قانون سازی کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے جو چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے قانون سازی میں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو قانون سازی میں کرنے والی ہیں۔ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اسی قانون کے رہیں اور لوگ رستہ جو ہے نا چور رستہ تلاش کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب جیسے سینٹ کے ہی مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی جیت گیا، ٹھیک ہے، مان لیا، بہت اچھی بات ہوئی کہ وہ ایک الیکشن کے تحت جیتا ہے۔ اب اس میں یہ اعتراض جو ہے گورنمنٹ کو ہوگا یا حزب اقتدار کو ہوگا، وہ جانیں، کورٹ جانیں اور وہ ان کے کام جانیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہوئی ہے، قانون سازی اب ہوگی جلد ہی، 1 مہینے کے اندر اندر ہی، کہ اسحاق ڈار کی جو سیٹ ہے وہ ابھی تک اس نے حلف نہیں لیا ہوا اور وہ سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ صرف سلیکشن ہو چکی ہے لیکن سیٹ خالی ہے، وہ نہ آیا ہے نہ اس نے حلف لیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ وہ جلد ہی یہ قانون سازی کریں گے کہ بھئی اگر اس حد تک، جس طرح چودھری نثار ہے، اس نے بھی صوبائی اسمبلی کی ابھی تک اسمبلی سے حلف نہیں لیا، جیت گیا وہ لیکن حلف نہیں لیا۔ اسی طرح ہوگا کہ یہ اب قانون سازی کریں گے کہ وہ مہینے 2 مہینے کے اندر کہ بھئی اتنے عرصے میں اگر کوئی آدمی حلف نہیں لیتا تو اس کی سیٹ کینسل کی جائے گی اور اس پہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے بارے میں بھی قانون سازی ہو جائے گی، وہاں پہ بھی چودھری نثار کے بارے میں سیٹ اس کی ڈی سیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں پہ بھی الیکشن ہو جائیں گے۔ اب سینٹ کی یہ سیٹ جو ہے یہ مہینے 2 مہینے کے اندر اندر ہی، بجٹ سے پہلے کیونکہ انہیں غرض ہے وزیر خزانہ کو کابینہ میں لانے کی، اور جس کے لیے ان پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ اس کو کس طرح منتخب کریں۔ اب یہی ایک حل رہ گیا کہ اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کر کے اسے اس کی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں تو وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ وہ دوبارہ اسحاق کی جگہ اس کو لے آئیں گے، شیخ حفیظ کو۔ تو شیخ حفیظ کے آنے سے یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کا اعتراض تھا سپریم کورٹ کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ کابینہ میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں۔ جب وہ سینیٹر ہو جائے گا تو آٹومیٹک اس کو جو ہے نا وہ چانس مل جائے گا۔ میں اس میں ایک اور سوال آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو باقاعدہ طور پر ان کی جو ایک انہوں نے بنائی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس جو عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو کیا آیا کہ جو پی ڈی ایم پھر سے کوئی نیا چاند چڑھانے والی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی
अजूबा बात नहीं है। पहले ये लॉ था कि 6 महीने तक, जब ये 18वीं तरमीम हुई है उससे पहले ये लॉ था कि 6 महीने तक दोबारा आप अपील नहीं कर सकते कि अपना दोबारा असम्बली से वज़ीर आज़म जो हैं वो वोट लें। लेकिन अब क्योंकि वो 18वीं जब तरमीम हुई है उसमें ये लॉ ख़त्म कर दिया गया था, अब तो वो चाहे दूसरे दिन उसको पेश करें या तीसरे दिन पेश करें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शो हैंड है वहाँ पे। तो शो हैंड में क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी अक्सरियत है तो तभी गवर्नमेंट बनी है, वो चाहे 10 दफ़ा भी लेके आएँ तो शो हैंड में वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो शो हैंड नहीं है उस जगह पे, अब जैसे कि सेनेट के चेयरमैन के स्पीकर के, सेनेट स्पीकर जो है उसके लिए जो चेयरमैन है उसके लिए जो इलेक्शन होगा वो शो हैंड नहीं है, खुफिया वोट है। वहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट हज़ब इख्तिलाफ वाले जो हैं वो ख़रीद लें, 2-4 ही आदमी, 4 आदमी ख़रीद लें तो उनके लिए इनफ है, क्योंकि 2-4 आदमियों का तो सारा फ़र्क है। तो 2-4 आदमी ख़रीदना कोई उनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं है, उनके पास इतना माल दौलत उन्होंने आवाम से ही ले के रखा हुआ है। वो जैसा कि आपको पता है कि वो कराची का बिल्डिंग वाला जो उनका साहबका ऑफिसर था वो उसके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि भाई पेमेंट उसने करनी है और उसी ने की है, तो उसको फिर दोबारा कह देंगे कि भाई एक कुर्बानी और दे दो। कमाया तो उसने कौन सा घर से देने हैं, इसी अवाम के, इसी गवर्नमेंट से पैसे उसने कमाए हुए हैं, तो यहीं पे कुर्बानी का बकरा भी यहीं है और पैसे भी यहीं पे हैं, तो ये इस तरह चल जाएगा। आपके ख्याल में जो 6 माह का, जिस तरह से आपने बताया कि ये लॉ पास हो गया है, अब 6 माह में ये क्या जो है पीडीएम क्या अपना किरदार अदा कर सकती है और अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं आपके नज़र में, क्या है इसके ख्यालात? नहीं, आपको मैंने जो कहा है कि भाई 6 माह का पहले 18वीं तरमीम से पहले, जब 18वीं तरमीम पास हुई थी उससे पहले ये लॉ था कि 6 महीने तक दोबारा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि नए लॉ में 18वीं तरमीम जब हुई है उसमें अमेंडमेंट कर दी गई थी कि आप चाहे दूसरे दिन उनसे कहें कि भाई आओ एतमाद का वोट दो। अब 20 मेंबर असम्बली के 20 मेंबर जब एप्लीकेशन देंगे कि इजलास बुलाओ, और 20% लोग जो हैं वो ये कह देंगे कि भाई एतमाद का वोट ले, वो उसको तीसरे दिन भी लेना पड़ जाएगा, दूसरे दिन भी लेना पड़ जाएगा। ये वो नहीं है 6 महीने वाला वो किस्सा, वो अब ख़त्म हो गया। अब ये नए लॉ में जो है वो ये है कि किसी टाइम भी वो 20% मेंबर साइन करके स्पीकर को दे दें कि इजलास बुलाया जाए और वज़ीर आज़म से कहा जाए कि एतमाद का वोट ले, वो लेने का पाबंद होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसका मकसद ये हुआ कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की हुकूमत बरकरार रहेगी, और 6 माह क्या मतलब ये कि वो अपनी, आपकी राय में ये है कि आया वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मुझे वैसे अंदेशा है कि अगर ये मुद्दत पूरी, वैसे मेंटली जो है ना मेरी समझ में ये है कि इमरान ख़ान नहीं चाहता कि इसके पूरे 5 साल हों। इमरान ख़ान खुद नहीं चाहता, वो पार्लिमानी निज़ाम को जो है ना वो सोच रहा है कि भाई ये सदारती निज़ाम जो है ना वो आए, उस पे उसके जहन उसका भाग रहा है कि भाई वो उस तरफ तवज्जो दे रहा है कि उसके लिए मैं कैसे राय हमवार करूं ताकि आवाम से जो है ना राय शुमारी कराई जाए और एतमाद का वोट आवाम से लिया जाए, और रेफरेंडम जिसे आप कह लें कि रेफरेंडम जो है वो कराया जाए और सदारती निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाया जाए। क्योंकि इमरान ख़ान को मैंने देखा है कि वो बहुत मजबूर है, उसके साथ चाहे 400 छोड़ 1000 बंदे भी हो जाएं, लेकिन उनमें से काबिल जो है ना वो 10 आदमी तलाश करना भी बड़ी मुश्किल है। अगर वो सदारती निज़ाम लेके आता है तो फिर उस पर यह कदगन नहीं होगी कि उसे काबीना ही अपने मेंबर, असम्बली मेंबर ही से लेना पड़ेगा, जैसा कि अब हफीज़ शेख पर पाबंदी लगी हुई है या जो आउटसाइडर हैं। इस तरह जब सदारती निज़ाम आ जाएगा तो उसमें यह होगा कि आप आउटसाइडर को, किसी भी आदमी को हायर कर सकते हैं और किसी भी मिनिस्ट्री पे उसे लगा सकते हैं। राइट जॉब,
right place. हाँ, मतलब ये हुआ कि चाहे वो इमरान खान साहब अपनी मुद्दत जो है वो 3.5 साल तो और हो गए हैं, 6 महीने और हो जाएंगे, 4 साल तो तकरीबन हो ही गए हैं। तो आखिरी साल में तो ज़ाहिर बात है या तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो जाती है या फिर तकरीबन हुकूमत ख़त्म होने की बात आती है, नया इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। आपके ख़्याल में क्या ये इमरान खान साहब सदारती निज़ाम ले आएंगे, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए सदारती निज़ाम, जो जिस तरह के परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 11 साल सदारती निज़ाम लाए रखा। मुल्क के हालात आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी सब बेहतर जानते हैं। तो क्या आया कि सदारती निज़ाम आने वाले अभी 6 माह में या इसके बाद साल आने वाले ख़त्म होने वाली हुकूमत की जो मुद्दत है, तो कोई बेहतर हल निकलेगा या पाकिस्तान के हालात बदलेंगे सदारती निज़ाम से? आपके ख़्याल में क्या है? जी हाँ, इससे साबका अदवार में हम पीछे चले जाएं तो सदारती निज़ाम जो था वो इससे पहले अयूब ख़ान के दौर तक रहा है सदारती निज़ाम। उसके बाद ये पार्लिमानी निज़ाम रहा है, और पार्लिमानी निज़ाम में ये असम्बलियाँ क्योंकि बन जाती हैं, या तो ये हो कि अगर पार्लिमानी निज़ाम है तो फिर इसमें सूबे जो हैं कम से कम, मेरी नज़र में कम से कम पंजाब के 4 सूबे बनने चाहिए, 4 सूबे, और सिंध के कम से कम 2 नहीं या 3 नहीं तो 2 कम से कम ज़रूर बनने चाहिए। 3 बन जाएं तो बहुत बेहतर है, और अगर 2 भी बन जाएं तो भी इनफ है। इसी तरह फ्रंटियर में KPK जैसे कह लें, उसके भी कम से कम 4 सूबे उसके बन जाने चाहिए। और इसी तरह बलूचिस्तान को, क्योंकि वहाँ आबादी कम है, रकबा बहुत बड़ा है, उसको भी कम से कम 3 या 4 सूबों में तकसीम कर दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, और ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। इसमें एक तो काम डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा हर आदमी की अपने एरिया तक अप्रोच रहेगी। अब रह गया कि आपने कहा कि सदारती निज़ाम का क्या फ़ायदा है। सदारती निज़ाम का ये फ़ायदा है कि वो 1 यूनिट बन जाता है। आपको एक गवर्नर रखना पड़ता है, एक वज़ीर आला रखना पड़ता है, वज़ीर आला भी नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नर ही होता है, और फिर सदर होता है। इसमें ये नहीं होता, क्योंकि हमारे तमाम जो साबका लीडरान हैं, इन्होंने किसी ने पंजाबी बनाए, किसी ने सिंधी बनाए, किसी ने बलोची बनाए, और किसी ने पख्तून बनाए। इन्होंने पाकिस्तानी कोई भी नहीं बनाया। किसी को पाकिस्तानी बनने की तरफ इन्होंने रग़बत नहीं दिलवाई कि ये लोग भी पाकिस्तानी बन सकें। हमें वो लीडर चाहिए जैसा कि इमरान खान है। ये लीडर इस टाइम पाकिस्तान के 4 सूबों से इसके पास सेनेट की भी सीटें हैं, और सूबाई हुकूमतों में भी इसकी सीटें हैं। यानी सिंध में भी इसके पास मेंबर हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KPK में भी हैं, पंजाब में भी हैं। जबकि आप नून लीग को देख लें, इस टाइम बलूचिस्तान में इनके पास कोई सीट नहीं नून लीग की। इसी तरह आप देख लें सिंध में इनके पास कोई सीट नहीं। इसका मतलब है कि ये वहाँ से आउट हो गए हैं। सिर्फ पंजाब और KPK में 2 सूबों में या कश्मीर में इनके पास सीट है। गिलगित बल्तिस्तान में 2 सीटें हैं। ये बराए नाम है, ये यानी एक इलाकाई पार्टियां बनना शुरू हो गई हैं। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी, वो भी आप देख लें कि उनके पास सिंध में तो है, बलूचिस्तान में मुझे नहीं मालूम है या नहीं, KPK में उनके पास है, लेकिन पंजाब में उनके पास सेनेट की कोई सीट नहीं है। यानी वो भी एक इलाकाई पार्टी बन गई। अब ये इस टाइम 3 बड़ी पार्टियों में सिर्फ एक वाहिद एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ, जो 4 सूबों से जिसके पास सीटें सूबाई में भी हैं, कौमी में भी हैं, सेनेट में भी हैं। और आप ये देखें कि तारीख़ में हमारे पाकिस्तान के पहली दफ़ा हुआ है कि भुट्टो ने कुछ सीटों पे इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो मुकम्मल कामयाब नहीं हुआ था। इसी तरह बेनज़ीर ने भी कुछ सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, मुकम्मल 1-2 में वो नाकाम हो गई थी। इमरान खान तमाम 4 सूबों में उसने सीटों पे इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब भी हुआ। यानी वो आप उसे नेशनल लीडर गिन सकते हैं। ये यहाँ तक आप एक पार्टी को देखें कि वो पार्टी की क्या वैल्यू है। अब ये जो इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जो ख़रीदो फरोख्त की है,
اس میں 3 چیزیں جو ہے نا بڑی نقصان دہ ہوئی ہیں۔ ایک تو نون لیگ کی بہت بڑی ذلت کا باعث بنی کہ پیپلز پارٹی کا ممبر جو ہے وہ جیت گیا اور نون لیگ کا ممبر جو ہے وہ ہار گیا۔ بھئی کیوں ہارا؟ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے ایک ہیں، تو پھر ان کا ساروں کا ایک جیسا ہی ووٹ ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ کو ووٹ کیوں کم پڑے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ زرداری نے یہ جو خرید و فروخت کی ہے، یہ ہم پاکستانی ایز اے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیر ملکی اگر پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے ملک میں ایسا کاروبار ہے، تو ہم شرمندگی سے منہ نیچا کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک میں تو برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اور اچھائی کرنے والے کے ساتھ کم مقدار میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا معیار ہو گیا ہے کہ ہمیں تمیز نہیں رہی اور اخلاقیات سے ہم بہت نیچے گر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی ہفتے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔